Good morning, class 6 students. Welcome again to your social studies classes. Okay, class 6, we are moving forward. We are moving further in our classes, in our subject, that is social science, and today we are going to start a new chapter, and that is chapter number 14. Okay, in chapter number 14 we are going to study about the Vedic age. ठीक है बच्चों, तो चैप्टर नंबर 14 में हम लोग वैदिक एज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि कब शुरू होता है? इन 1500 BCE। 1500 BCE में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग ये समझते हैं कि ख़त्म हो जाता है, तो तब कौन सा एरा शुरू होता है? वैदिक एज का। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन शुड ओपन द बुक एंड कम टू पेज नंबर 96। पेज नंबर 96 पे आ जाए सभी। तो द पीरियड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दो मेन टाउन्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो कौन कौन से थे? मोहनजोदारो और हड़प्पा। तो इसीलिए हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो जब डिक्लाइन हो गया, जब खात्मा हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो कि 1500 BCE में था, उसके बाद अब कौन सा एज आएगा? एज ऑफ वेदास, वेदों का एज आएगा, जिसको हम लोग वैदिक एज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कब आया? जब आर्यंस भारत में आए। दिस सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अराउंड द रिवर इंडस एंड द रिवर सरस्वती। तो ये जो सिविलाइजेशन था वो कौन कौन से रिवर के किनारे फ्लरिश हुआ? रिवर इंडस एंड रिवर सरस्वती। ठीक है, इट इज कॉल्ड द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट इज द वैदिक लिटरेचर। इसको हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब इस दौरान जो भी लोगों के साथ, जो भी उनकी लाइफस्टाइल थी, जो भी जिस भी प्रकार से वो लोग रहते थे, ये सब इंफॉर्मेशन हम लोगों को वेदों से मिलती है, इसलिए हम लोग उसको वैदिक एज कहते हैं। दिस सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पीरियड्स, अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग्वैदिक एज एंड द लेटर वैदिक पीरियड। तो वैदिक एज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक को हम लोग ऋग्वैदिक भी कहते हैं। तो हम लोग वैदिक एज के बारे में जानेंगे। चलो केस स्टडी में आ जाओ, द आर्यंस। अब केस स्टडी में हमें आर्यंस के बारे में जानने को मिलेगा कि जो आर्यंस जो थे, जो भारत में आए थे इन 1500 BCE, वो लोग किस प्रकार के व्यक्ति थे और कौन थे? The Aryans were the people who in prehistoric times settled in Iran, northern India. ठीक है, तो आर्यंस उस दौरान जो लोग ईरान में और नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं, उनको हम लोग आर्यंस के नाम से जानते हैं। There is a major disagreement among the historians regarding the origin of the Aryans. Origin of the Aryans मतलब origin क्या थी आर्यंस की, कि वो कहाँ से मुख्यतः वो कहाँ से बिलोंग करते थे, इसके बारे में हिस्टोरियंस के बीच में बहुत ही मतभेद है। कोई भी हिस्टोरियन कुछ और कहता है, कोई अलग हिस्टोरियन कुछ और कहता है, मतलब क्लियर चीज़ है वो पता नहीं है। Some historians believe that they migrated to India from West Asia and Eurasia. कुछ हिस्टोरियंस क्या मानते हैं कि वो लोग वेस्ट एशिया और यूरेशिया से भारत आ गए थे। They spoke Sanskrit, which belongs to the Indo-European family of languages, और वो लोग संस्कृत बोलते थे। Max Muller had identified Central Asia as the original home of the Aryans। और जो मैक्स म्यूलर है वो एक बहुत ही अच्छे हिस्टोरियन है, वो क्या बताते हैं कि जो सेंट्रल एशिया जो जगह था वो ओरिजिन ऑफ आर्यंस था, मतलब मुख्यतः आर्यंस वहाँ से ही बिलोंग करते थे। He has based his view on the study of the following languages। और इन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब इन्होंने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाई की, इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन ईरान ऑल्सो सजेस्ट द सेम, और जो इंस्क्रिप्शंस ईरान में मिलते हैं वो भी सेम चीज़ बताते हैं। चलो, दिस टेबल शोज हाउ दीज लैंग्वेजेस वर सिमिलर। तो देखिए, तो जो संस्कृत लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स बोले जाते थे वो ईरान में भी सिमिलर थे। ये हम लोगों को कैसे पता चलता है? यहाँ पे सिमिलर वर्ड्स में देखिए, संस्कृत में किसी भी चीज़ को अगर मातृ कहते थे, मातृ, पितृ,
तो पर्शियन में उसको क्या कहते थे? मदर पिता। ठीक है, मातृ मतलब माता और पितृ मतलब पिता। तो पर्शियन में उसको मदर पिदार कहते थे, मतलब मदर मतलब पिता, मदर मतलब माता और पिदर मतलब पिता। लैटिन में इसी को मेटर और पेटर कहते थे। इंग्लिश में मदर एंड फादर कहते थे। जर्मन में मटर एंड वेटर कहते थे। क्या आपको पता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उनके भी बहुत सारे, इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत सारे शब्द जो वर्ड्स बनाए गए हैं वो कहाँ से निकाले गए हैं? वो संस्कृत लैंग्वेज से ही लिए गए हैं। जैसे यहाँ पे संस्कृत में मातृ को हमने इंग्लिश में मदर को नाम बना दिया है ना। संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, सबसे पुरानी लैंग्वेज को हम लोग समझते हैं तो वो कौन सी है? संस्कृत है। इंग्लिश वगैरह ये सब बाद में लैंग्वेजेस आई। तो संस्कृत से ही बहुत सारे वर्ड्स हमारे इंग्लिश के भी बने हुए हैं। जैसे पितृ को हम लोग इंग्लिश में फादर कहते हैं। हमने बताया ना, मातृ मतलब मातृ मतलब क्या होता है? मदर, एंड पितृ मतलब हमारे पिता। The most acceptable theory is that these people gradually migrated from the Indo-Iranian borderlands and Afghanistan to northern India, where they introduced this language. तो जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जो कॉमन बात है सारे हिस्टोरियंस की, वो ये है कि ये लोग इंडो इरानियंस थे और ये कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से, और नॉर्दर्न इंडिया में इन्होंने माइग्रेट किया, मतलब वो यहाँ पे आए थे और इन्होंने इस लैंग्वेज को स्टार्ट किया। देखो मैक्स मिलर का फिगर भी बनाया, मैक्स मिलर की फोटो भी बनी है। ठीक है, ओरिजिनल मतलब ये लोग मुख्यतः कहाँ से बिलोंग करते होंगे? यूरेशिया से। लेकिन इस मिस्ट्री का कोई भी आंसर नहीं है, हम नहीं बता सकते हैं कि ये लोग कहाँ से बिलोंग करते थे। Whatever their origin may be, they made a major contribution to our civilization. जहाँ से भी ये लोग बिलोंग करते हो, लेकिन इनका जो योगदान है हमारे देश के सिविलाइजेशन में वो बहुत ही बड़ा है। ग्रुप ऑफ आर्यंस हु सेटल्ड इन इंडिया वर कॉल्ड इंडो आर्यंस। तो ग्रुप ऑफ आर्यंस जो कि भारत में रहते थे उनको हम लोग इंडो आर्यंस कहते थे। इंडो मतलब इंडिया से ये वर्ड ओरिजिनेट हो गया इंडो, और आर्यंस वो लोग थे तो इंडो आर्यंस के नाम से जाने जाते थे। चलो, they were a semi-nomadic tribe. Initially they settled in Punjab and western Uttar Pradesh. Later they spread to other parts of India. तो सबसे पहले वो कहाँ पे आए? पंजाब और यूपी में, वेस्टर्न यूपी में आए, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करके वो पूरे देश में व्याप्त हो गए, पूरे देश में रहने लगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द वेदास के बारे में। कि भाई वेद होते क्या है। चलो, द नॉलेज अबाउट द आर्यंस कम टू अस मेनली थ्रू द वेदास। मतलब कि वेदों से ही हम लोग आर्यंस के बारे में जान पाते हैं। हमारे कितने वेद होते हैं? 4 वेद। देयर आर 4 वेदास। द ऋग वेद इज द ओल्डेस्ट अमंग देम। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है भाई? ऋग वेद, मतलब सबसे प्राचीन, सबसे पुराना। द अदर 3 आर दी सामवेद, यजुर्वेद एंड दी अथर्ववेद। सबसे पहला ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। यहाँ पे कितने प्रकार के वेद हो गए? 4 प्रकार के। चलो, तो ऋग्वेद के बारे में पढ़ो। ऋग्वेद में क्या है भाई? द ऋग्वेद being one of the earliest books in the world is a collection of prayers offered to various Hindu gods like Agni, fire god, Vayu, wind god, Varun, water god, Surya, sun god, Som, god of plants, Usha, goddess of dawn, etc. चलो, तो ऋग्वेद में जो कि सबसे प्राचीन किताब है उसमें क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स है। कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स मतलब जो भी हम लोग भगवान को हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो हिंदूज जो प्रार्थना करते हैं भगवान के लिए, वो कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स है ऋग्वेद में। कौन कौन से हिंदू के भगवान? अग्निदेव है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में फायर गॉड के नाम से जानते हैं। वायुदेव जो कि विंड गॉड है। वरुण देव जो कि वाटर गॉड है। सूर्य, हमारे सूर्यदेव सन गॉड, ठीक है। सोम गॉड ऑफ प्लांट्स, उषा गॉडेस ऑफ जॉय। देयर आर 1028 hymns। अब कितने हिम्स हैं? एंड प्रेयर्स इन प्रेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस इन द ऋग्वेद आर 1028। ऋग्वेद में 1028 हिम्स हैं जो कि अलग अलग भगवान को पूजने के काम आते हैं। चलो,
इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज एंड विजडम। तो ऋग्वेद को हम लोग ये समझते हैं कि जो सबसे पहला जो ज्ञान देने वाला जो पुस्तक है वो यही है। Rigved describes a very early stage in the evolution of Hinduism and describes a pastoral, possibly nomadic culture based on cattle. तो ऋग्वेद जो बताता है वो बहुत ही प्राचीन सभ्यता के बारे में हमें बताता है, और जो नोमैडिक कल्चर था, है ना, बेस्ड ऑन कैटल, मतलब कि जो लोग होते थे वो कैटल को चरा करके, जो काउज होती थी, शीप होती थी, बफेलो होती थी, उन्हीं से अपना भरण पोषण करते थे। इसके बारे में ऋग्वेद हमें बताता है। इनिशियली द ऋग्वेद वॉज नॉट इन रिटन फॉर्म। शुरुआत में ऋग्वेद जो था वो रिटन फॉर्म में नहीं था। इट वॉज एन ओरल ट्रेडिशन विच पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये एक ओरल ट्रेडिशन था, मतलब लोग एक दूसरे को बता देते थे, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को बता देती थी। जैसे पिता हो गए वो अपने बेटे को ये बात बता देते थे कि हाँ आपको ये करना है, फिर बेटा अपने बेटे को बताता था, फिर वो बेटा अपने बेटे को, मतलब इस तरीके से फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ पास होती थी। लिखित रूप में हमें कहीं इसका प्रमाण नहीं मिला। ठीक है, नॉलेज पास्ड ऑन इन दिस वे वाज कॉल्ड श्रुति, और इस तरीके से जो नॉलेज पास होती थी इसको हम लोग श्रुति के नाम से जानते हैं। तो अंडरलाइन कर लीजिए, ओरल नॉलेज जो थी ऋग्वेदिक की। चलो अब सेकंड कौन सा टाइप है, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड टाइप हो गया आपका सामवेद। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिम्स मोस्टली टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद। अब देखो सामवेद में भी जो हिम्स हैं वो सबसे ज़्यादा ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इट इज़ अ म्यूजिक बुक विच इंक्लूड्स ऋग्वेदिक प्रेयर सॉन्ग सेट टू म्यूजिक। तो सामवेद क्या है, इसमें जो हिम्स है वो तो, जो मंत्र वगैरह है वो तो ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन बस सामवेद में आप इतना समझ जाओ कि जो मंत्र हैं उनको किस तरीके से म्यूजिक के साथ बोलना है, यही सामवेद एक कलेक्शन है। मैनी हिम्स ऑफ द सामवेद आर डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेद, लेकिन कुछ हिम्स जो हैं वो ऋग्वेद से अलग हैं सामवेद में। देयर आर सम प्लेसेस वेयर द हिम्स ऑफ द सामवेद शो स्लाइट सिमिलैरिटी टू द हिम्स ऑफ द ऋग्वेद। कुछ लेकिन ऐसी जगहों पर जो मंत्र हैं वो सामवेद और ऋग्वेद के कुछ हमें सिमिलैरिटी होने में समानता भी देखने को मिलती है। थर्ड हो गया यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या पढ़ोगे, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सैक्रिफाइशियल रिचुअल्स, कि आप कैसे बलिदान लोग देते थे ना भगवान को, वो इसके बारे में जानते हैं। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। 2 पार्ट जो है आपके यजुर्वेद के। इट इज़ अ गाइड टू द वे डिफरेंट सेरेमनीज एंड रिचुअल्स आर परफॉर्म। तो ये गाइड है, एक ये ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा वेद है जिसमें अलग अलग जो रिचुअल्स हो गए ना, अलग अलग जो सभ्यताएँ हो गई जो परफॉर्म होती थी, बलि वगैरह देने की, दीज रिचुअल्स रिफ्लेक्ट द सोशल एंड पॉलिटिकल सेटअप ऑफ देयर टाइम्स। फोर्थ कौन सा है, अथर्ववेद। चलो अथर्ववेद में क्या पढ़ोगे, द लास्ट ऑफ द वेदास, दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 वेदास। तो जो लास्ट वेदा है जिसका नाम अथर्ववेद है, ये जो पुराने के 3 वेद हैं उनसे ये सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। एंड इज नेक्स्ट इन इम्पॉर्टेंस टू द ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बाद अगर इम्पॉर्टेंस की बात आती है, मतलब महत्वपूर्ण होने की बात आती है, तो ऋग्वेद के बाद इसी का नंबर आता है। ठीक है, with regard to history and sociology, it deals with spells and charms to cast away evil spirits। ठीक है, तो मतलब जो बुरी आत्माओं और भूत वगैरह जो लोग मानते हैं उनको हटाने के लिए, उनको भगाने के लिए जो चार्म होता है, जो स्पेल करते हैं, मंत्र वगैरह बोलते हैं, वो सब अथर्ववेद में आपको मिलेगा। Besides the 4 Vedas, the Vedic literature also includes the Brahmans, Aranyakas, Upanishads and Upvedas। तो 4 वेद तो थे ही वैदिक एज में, इसके अलावा और क्या क्या था, ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद और उपवेदास। तो ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा। चलो अदर वैदिक बुक्स और
अर्ली वैदिक एज हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।